हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यानी अवधि भाषा का जो विकास है वह किस अपभ्रंश से हुआ है यह बताना है। ऑप्शन दिए महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो देखिए जो अवधी भाषा आता है वह किस में आता है, वह आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ, अर्धमागधी से। ठीक है, और मागधी अपभ्रंश से जो विकास हुआ है वह हुआ है बिहारी हिंदी का। मागधी अपभ्रंश से जो हुआ है वह बिहारी हिंदी का। ठीक है, सौरसेनी से जो निकला है वह पश्चिमी हिंदी और गुजराती हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी यह निकले हैं सौरसेनी से, तो याद रखिएगा इसे। चलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक क्या है, यानी जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है वह क्या है। ऑप्शन दिए सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो देखिए सज्जन उनका पहला नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। तो देखिए झोपड़ी से राजभवन जो है वह दलित आत्मकथा है और उसके लेखक हैं माता प्रसाद। माता प्रसाद द्वारा लिखा गया एक दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है रस आखेटक के रचनाकार कौन है। तो रस आखेटक एक जो निबंध है वह, ठीक है, रस आखेटक क्या है, निबंध है और इसके वह भी ललित निबंध है। तो उसके लेखक हैं जो ललित निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय, उनकी रचना है रस आखेटक। ठीक है, आखेटक होना चाहिए, आखोटक हो गया, आखेटक होना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे तीसरा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं यह बताना है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो आती हैं 5। ठीक है, 5 बोलियां आती हैं, तो सही उत्तर दूसरा होगा। और उसमें क्या आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू और बुंदेली। ठीक है, यह सभी आते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियों की संख्या 5 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चित्रधार किसकी रचना है यह बताना है। चित्रधार किसकी रचना है। तो देखिए छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा लिखा गया यह ब्रज भाषा में, यह जो लिखा गया है वह ब्रज भाषा में कविताओं का संग्रह है इनके, वह चित्रधार है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। रस रहस्य किसकी रचना है। रस रहस्य यह जो रचना है वह किसका है, वह कुलपति मिश्र का है। ठीक है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य है और यह रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। यह प्रश्न हो गया था, अवधि का जो विकास हुआ किससे हुआ है, वह अर्धमागधी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यह प्रश्न रिपीटेड था। अगला प्रश्न देखते हैं किस शब्द में विसर्ग संधि है यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। तो देखिए अहम प्लस कार से बन जाएगा अहंकार, तो यहाँ पे तो व्यंजन संधि है। हिमालय जो बनेगा हिम प्लस आलय से, हिम प्लस आलय से बन जाएगा हिमालय, तो इसमें तो अकस्वड़े से दीर्घ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुष्कर जो है, दुष्कर यह जो बनेगा वह कैसे बनेगा, दुह प्लस कर से दुष्कर बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पे जो मूर्धन्य स है उसका आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा, यह विसर्ग संधि का है। बाकी उल्लास का अगर बात करें तो उत प्लस लास से उल्लास बन जाएगा, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रत्यंग में कौन सा समास है। तो देखिए ऐसे शब्द जिसमें या तो पहले उपसर्ग लगा हो, तो जैसे यह अगर इसका विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस अंग हो जाएगा और इसमें जो संधि हो जाएगा वह यड़ संधि होता है। ठीक है, ई के स्थान पे आ जाएगा। तो जिसमें
प्रति लगा है यानी उपसर्ग लगा हो, जिसमें उपसर्ग लगा हो तो वह किस में आता है? अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चक्रपाणी में कौन सा समास है यह बताना है। तो चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु जी। तो ऐसे शब्द जो अपना अर्थ न देकर किसी अन्य अर्थ की ओर यानी अन्य की बारे में संकेत करते हैं तो वहाँ पे होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है यह बताइए। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है यह बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए मजा, सजा, कजा, रजा। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है ना मज़ा आ गया। ठीक है, तो यह क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, उसे सजा दी जा रही है तो यह स्त्रीलिंग है। बाकी सभी स्त्रीलिंग है। यहाँ पे जो मज़ा शब्द है वह क्या है? वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है यह बताना है। तो आपको पता होगा अष्टछाप की जो स्थापना हुआ था वह 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने किया था। 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। इसमें कुल कवियों की संख्या है 8, जिसमें 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य हैं विट्ठलनाथ के। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कवि इनमें ऐसा है जो अष्टछाप में नहीं आता है। तो देखिए सूरदास आते हैं, कुंभन दास भी आते हैं, नंददास भी आते हैं, लेकिन रैदास नहीं आते। रैदास के बारे में बात करें तो ये संत काव्यधारा या तो निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, और उसे ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। तो रैदास उसके कवि हैं। तो अष्टछाप के नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है यह बताना है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है। तो देखिए नाभादास का जो रचना है भक्तमाल वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चित्रावली किसकी रचना है। तो देखिए चित्रावली जो रचना है वह सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि हैं उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है, उस्मान की रचना है चित्रावली। यह सभी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य जिसे कहा जाता है यह निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 होगा वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। यानी कुतुबन जिनकी रचना है मृगावती। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। ठीक है, तो इनकी रचना यह पूछा गया कि किस बादशाह के आश्रित थे। यहाँ पे दिया है अहमद शाह, कुतुब शाह, हुसैन शाह, शेर शाह। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा हुसैन शाह। कुतुबन जो थे वे हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो यहाँ पे सही उत्तर तीसरा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो देखिए और ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा जो आता है वह किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसके पहले इस पे बात हुआ था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुछ बोलियाँ जो आती हैं वह 5 आती हैं कुल। तो इसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है। इनमें से कौन सा नाम सही है। यहाँ पे देखिए कौन सा नाम सही है। तो देखिए पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा सप्तक। तो देखिए ध्यान रखिएगा जो तार सप्तक आया था वह 1943 में, तो इसका नाम सही है। बाकी जो तार सप्तक में तार नहीं लगा है, सप्तक लगा है, तो तीसरा सप्तक देखो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 2 उत्तर सही हो जाएंगे, तार सप्तक और तीसरा सप्तक। लेकिन पहला तार सप्तक तो है नहीं, पहले तार सप्तक नाम केवल तार सप्तक है, दूसरा सप्तक होता है, तीसरा सप्तक होता है, तार नहीं लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर अगर बात करें तो तीसरा और चौथा दोनों हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे इनके जो संपादक हैं वह कौन हैं, तो अज्ञे हैं, आप सभी को पता होगा। जो तार सप्तक आया था वह सबसे पहले कब आया था? 1943 में। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद द्वितीय सप्तक के बारे में बात करें तो वह 1951 में आया था। ठीक है, उसका संपादन हुआ था। तृतीय की बात करें तो 1959 में, और चतुर्थ की बात करें यानी चौथा सप्तक के बारे में बात करें तो 1979 में उसका संपादन, सभी का संपादन अज्ञे द्वारा किया गया है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा चौथा दोनों सही हो सकता होगा। अगला देखते हैं प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए आप सूत्र एक पढ़े होंगे, उपपधानिया नाम ओष्ठ, ठीक है, ऐसे एक सूत्र है, उपपधानिया नाम ओष्ठ, यानी जो प फ ब भ है यह सभी किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है यह बताना है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, यह ऑप्शन दिया है। तो जो धातुसेन है वह स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, या जो जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक है उसमें स्कंदगुप्त का पात्र है धातुसेन, तो यहाँ पे सही चौथा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो देखिए सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख कवि हैं नूर मोहम्मद, उनकी रचना है अनुराग बांसुरी, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राउल वेल किसकी रचना है यह बताना है। राउल वेल किसकी रचना है? तो देखिए राउल वेल जो रचना है वह रोड़ा कवि की है, और राउल वेल के बारे में बात किया जाता है कि यह इस शिलांकृत कृति है, ठीक है, शिलांकृत कृति है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है यह पूछा गया है। तो पहले बात करेंगे साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वह किसका है? वह सूरदास का है, ठीक है। सूरदास की जो रचना है वह तीन है, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ठीक है, सूर सरावली, ठीक है, सूर सरावली होता है, और सूर सागर है, सूर सागर, तो ध्यान रखिएगा। उसमें से जो साहित्य लहरी है उसकी जो विषय वस्तु है नायिका भेद पर लिखा गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, यानी 1 सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है यह बताना है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की यह रचना है ठेले पर हिमालय, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न को। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? यानी नागरी यानी देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा होगा वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज जो पुस्तक है वह उसके जो लेखक हैं वह रामविलास शर्मा है, ठीक है। इन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखा है। निराला की जो जीवनी है, निराला की साहित्य साधना, ठीक है, निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में प्रकाशित है। साहित्य साधना, इसे याद रखिएगा, यह 3 भागों में अब तक प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा और समाज के जो लेखक हैं वह रामविलास शर्मा है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट किसकी रचना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया अमरकांत, राजेश जोशी, सृंजय, रेणु, तो कामरेड का कोट जो रचना है वह किसका है? सृंजय का, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? यानी दलित आत्मकथा पे लिखा गया जो आत्मकथा है वह कौन नहीं है? तो नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दहिया, यह ऑप्शन दिया है। तो देखिए मुर्दहिया तुलसीराम का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, अपनी खबर यहाँ पे जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, जी यह उग्र का लिखा गया है, यह दलित आत्मकथा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात यह उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक यशपाल है। ध्यान रखिएगा इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है किस पर? मेरी तेरी उसकी बात पे, ठीक है, यह यशपाल की रचना है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? चलिए वह प्रश्न बाद में आएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? यह
प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, वीरेंद्र मिश्र। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है निशा निमंत्रण। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो ये इनके प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, ठीक है। और बात करें इनका जो आत्मकथा है वह 4 भागों में प्रकाशित है, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से 10 सोपान तक, ठीक है। ऐसे इनके जो 4 भाग में प्रकाशित है इनकी आत्मकथा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में। और बात करें इनका बचपन का नाम, तो यह धनपत राय इनके बचपन का नाम है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा नवाब राय। नवाब राय के नाम से जब लिखते थे तो उनका जो एक रचना है सोजे वतन, सोजे वतन जो कहानियों का संग्रह था, उसे अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया। तो उसके बाद उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। आपको पता होगा प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं और इनका जो जन्म है वह बनारस लमही काशी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, यह प्रश्न पूछा गया है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन दिए जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और प्रसाद। तो जैनेन्द्र जो हैं वे हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। स का उच्चारण स्थान क्या है, यह पूछा गया है। स का, यहाँ पे देखिए जो स है इचू ऐसा नाम तालु होता है, यानी यह जो होता है वह तालव्य स है। कौन सा स है, तालव्य स। अगर बात करें ये इस स को, तो इस स को कहा जाता है दंत स। कौन सा स, दंत स। और यह जो स है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धन्य होता है, ठीक है, या मूर्धा होता है। तो यहाँ पे यह स पूछा है तो तालव्य यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भाषा और समाज यह तो हो गया था। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, यह पूछा गया है। विभत्स रस का, देखिए जो रसों की संख्या है अगर पूछे तो 9 होगा, ठीक है। अगर पूछे जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जो रसों की संख्या मानी थी वह 8 माना था। और उन्होंने किसको नहीं माना था, शांत रस को, ठीक है, शांत रस को। और उनकी जो रचना है वह क्या है, नाट्य शास्त्र। क्या रचना है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है, इसे पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है, पंचम वेद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो विभत्स रस है उसका जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। इसका मतलब है घृणा। ऐसे किसी वस्तु को देखकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हो उसे कहते हैं जुगुप्सा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अकृतम में कौन सा समास है, ध्यान से देखिएगा अकृतम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग सोचते हैं अ पहले, यहाँ पे अ पहले है तो अव्ययी भाव समास यानी उपसर्ग पहले लगाए तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यह जो उदाहरण है वह नई तत्पुरुष का है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो देखिए यड संधि भी यह बनता है, बनता क्या है, पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृति, ठीक है। देखिए री के बाद क्या आ जाता है, र हो जाता है। तो त और री से यह बना हुआ है त्रि। तो इसके स्थान पे हम ले देंगे र, तो त और र मिलकर हो जाएगा त्र। त्र में आ जोड़ देंगे तो पित्राकृति, यह सही हो जाएगा। इसका विग्रह हो जाएगा पितृ प्लस आकृति से पित्राकृति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यह किस संधि का उदाहरण है, यह यड संधि का उदाहरण है। पितृ प्लस आकृति, ई को यड़ची से ई के स्थान पे यह आता है, ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र, ठीक है, और री के स्थान पे ल। तो यहाँ पे री है, री के स्थान पे र लाएंगे तो त और र मिलके त्र से पित्राकृति बन जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 1। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, कैसा है। ऑप्शन दिए महाकाव्य, खंड का, प्रबंध का, मुक्तक काव्य। तो अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक है वह क्या है,
वह खंड काव्य में लिखा गया है। ठीक है, यह खंड काव्य है, तो सही उत्तर होगा दूसरा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो यह बात हो गया, हरिवंश राय बच्चन है। यहाँ पे प्रश्न है नीलोत्पल में कौन सा समास है? ठीक है, तो देखिए जहाँ पे अगर आपको ऐसे शब्द दिखे जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ हों, तो वहाँ पे समझ लीजिए कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। विशेषण मतलब जिसकी तुलना विशेषता बतलाई जाती है, जो विशेषता बतलाई जाती है वह विशेषण, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य। तो नील उत्पल यानी नीला कमल, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पे जो होगा कौन सा समास है? कर्मधारय, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वह दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय होगा, ध्यान रखिएगा यह ऑप्शन गलत है, तो कर्मधारय समास यहाँ पे होगा नीलोत्पल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है परति परिकथा किसकी रचना है? तो परति परिकथा जो है वह उपन्यास है, यानी उपन्यास विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वह क्या हैं? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आंचलिक माने जाते हैं, आंचलिक उपन्यासकार। इनकी परति परिकथा, ठीक है, मैला आंचल, जुलूस, यह सभी इनके उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? यह बताना है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कुआनो नदी, बांस का पुल, ठीक है, काठ की घंटियाँ, यह इनकी रचना है, और बकरी इनका एक नाटक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार है, तो सही उत्तर होगा 4। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो देखिए हिंदी गद्य खड़ी बोली के उन नायकों के रूप में जो 4 उन नायक आते हैं, उसमें जो लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल की जो रचना है वह प्रेम सागर है। देखिए लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन दोनों को याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वह किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था वह 1800 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यह प्रश्न भी बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किसका है? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल। यहाँ पे जो प्रेम सागर है वो खड़ी बोली में लिखित रचना है, उसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव, यह तो हो गया था। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए वल्लभाचार्य जो हैं वह शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। किसके? द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? वल्लभाचार्य, और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। ठीक है, इनका जो रचना है वह है अड़ुभाष्य। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न है बीनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए ये बहुत प्रसिद्ध फेमस उदाहरण है किसका? असंगति अलंकार का। असंगति अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ कारण न हो फिर भी क्या हो? कार्य हो, वहाँ क्या होता है? असंगति अलंकार। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, यानी बिनु पग यानी पैर नहीं है फिर भी वह चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो कारण न रहते हुए भी कार्य हो, तो वहाँ पे असंगति होता है। इसी का एक विलोम है, इसी का विलोम अगर कह दे या तो इसी के अपोजिट एक और अलंकार होता है विशेषोक्ति, उसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, वह क्या होता है? वहाँ कारण नहीं होता है। ठीक है, कारण नहीं होता है फिर भी कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे होता है विशेषोक्ति। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है। विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो आदिकाल की रचना है विशलदेव रासो, इसके जो रचयिता है वह हैं जगनीक। ठीक है, विशलदेव रासो के जो रचयिता हैं वह नरपति नाल है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, जैनेन्द्र का, और इसमें जो पात्र आती हैं वह कौन आती हैं? मृणाल की दुख भरी कहानी कह सकते हैं इसमें कहा गया है।
जैनेन्द्र द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न नीलोत्पल पे तो बात हो चुका है। यहाँ पे देखिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिनमें बोलने पर हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं टकराहट होती है, यानी जो वोकल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं टकराहट होती है, तो उसमें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो 25 वर्ड हैं वह होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, क र ल आ गया तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे य स आ गया तो यह भी नहीं है। क च प द, यहाँ पे देखिए यह स्पर्श व्यंजन है, लेकिन ह आ गया तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा, यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। क से लेकर म तक याद रखिएगा, क से लेकर म तक जो 25 वर्ड होते हैं वह क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो देखिए भूषण जो आते हैं वह रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं और यह वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और अगर रीति मुक्त के बारे में बात करें तो घनानंद बोधा ठाकुर आलम आते हैं। रीति सिद्ध के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं बिहारी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो देखिए रीतिकाल के ही एक प्रमुख कवि माने जाते हैं केशवदास। केशवदास यह राम भक्ति शाखा के अंतर्गत भी माने जाते हैं, लेकिन रीतिकाल के कवि हैं केशवदास। इनकी रचना है विज्ञान गीता। इनकी एक रामचंद्रिका है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, रामचंद्रिका यह इनकी रचना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? यहाँ प्रश्न है आ उपसर्ग किस में नहीं है? तो आजन्म, आगमन, आकर्षण, आदरणी। तो यहाँ पे देखिए आदरणी जो है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 4। बाकी आजन्म, आगमन, आकर्षण में सभी में उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हो गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जो आपकी परीक्षाएं जूनियर हो गया या किसी भी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, प्रश्नों से रिलेटेड महत्वपूर्ण, हिंदी के प्रश्नों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। लगातार आप प्रश्नों को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।